बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर उनमें दरार भी देखने को मिल जाती है। अब ताजा मामला लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी के सदस्यों के चुनाव से जुड़ा है। राज्यसभा सदस्यों के लिए 7 सीटों के मुकाबले में अब 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जिस वजह से मतदान करवाना पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं के मुताबिक उन्होंने कुछ दलों से उम्मीदवारी वापस लेने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। ऐसे में अब मतदान से ही समिति का चयन हो पाएगा। दरअसल लोक लेखा समिति यानी पीएसी के सदस्यों के चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान है, क्योंकि विपक्षी खेमे से एक अतिरिक्त उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा, कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, बीजेपी के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सुधांशु त्रिवेदी, टीएमसी के सुखेंदु शेखर रे, डीएमके नेता तिरुचि शिवा और एडीएमके के एम थम्बीदुरई चुनाव लड़ रहे हैं। मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विपक्षी उम्मीदवारों में से एक को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से चुनाव हो रहे हैं। वैसे इस चुनाव में बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को जीत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार गोहिल और डीएमके के तिरुचि शिवा भी जीत जाएंगे। इसमें मामला चड्ढा और थम्बीदुरई के बीच फंसा है। उनकी उम्मीदवारी पर फैसला वोटिंग के बाद ही हो पाएगा। आपको बता दें कि लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट और सरकार के अन्य मुद्दों की जांच करने वाली शीर्ष संस्था है। आजादी से पहले गठित इस समिति को प्रमुख पैनलों में से एक माना जाता है। खास बात यह है कि पीएसी का नेतृत्व सत्ताधारी पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष के नेता करते हैं। अभी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। अडानी ग्रुप को फिर से बड़ा झटका लगा है। 10 में से 6 कंपनियों के शेयर लोअर सर्किट पर पहुंच गए हैं। अडानी के कर्ज चुकाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। द केन रिपोर्ट के बाद शेयर में भारी गिरावट देखी गई है। 10 में से 6 कंपनियों के शेयर लोअर सर्किट पर पहुंच गए। इस वक्त की बड़ी खबर, अडानी ग्रुप को फिर से बड़ा झटका लगा है। कर्ज चुकाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। माफिया अतीक अहमद को मिली उम्र कैद। उमेश पाल अपहरण मामले में मिली सजा। अतीक समेत किन 3 दोषियों को मिली सजा। उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फैसला ऐसा आया है जिसे सुनने के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। उमेश पाल अपहरण के मामले में अदालत ने 10 आरोपियों में से 3 को दोषी माना, जिनमें अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौलत हनीफ के नाम शामिल हैं। इस मामले में सुनवाई करते हुए प्रयागराज कोर्ट ने पहले इन तीनों को दोषी करार दिया। उसके बाद करीब 2 बजे इन तीनों को ही उम्र कैद की सजा सुना दी। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा के साथ साथ उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि सजा का ऐलान होते ही माफिया अतीक अहमद कोर्ट रूम में ही रोने लगा। शायद वो कोर्ट से किसी रहम या रियायत की उम्मीद लगाए बैठा था, जो हो न सका। लिहाजा ये सजा मिलने के बाद उसकी बाकी जिंदगी सलाखों और जेल की मोटी ऊंची दीवारों के पीछे ही गुजरेगी। अपने माफिया भाई अतीक को रोता देख अशरफ अहमद की आंखों से भी आंसुओं की धार फूट पड़ी और उन्हें रोते रोते ही कोर्ट रूम से बाहर लाया गया। जब ये कोर्ट रूम से बाहर लाए जा रहे थे, तब कुछ वकीलों ने भी अतीक अहमद के साथ धक्का मुक्की की। वो कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी आपके जैसे कर्मा होंगे आपको भुगतना भी वैसा ही पड़ेगा। अतीक अहमद और उसके साथियों को सुनाई गई सजा को लेकर कहा जा रहा है कि अब प्रयागराज और पूर्वांचल में माफिया के खौफ का अंत हो गया है। उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को आए फैसले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364A के तहत इन्हें दोषी पाया, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 7 को आरोप मुक्त कर दिया गया। कोर्ट की ओर से ये सजा सुनाए जाने के बाद राज्यसभा में बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव की ओर से एक तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। जबकि यूपी के बस्ती से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि अब न्याय की उम्मीद बढ़ गई है और अपराधियों में खौफ भी बढ़ेगा। अतीक अहमद की सजा पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि योगी सरकार में अतीक के खौफ का अंत हो गया है। आपको बता दें कि जिस मामले में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, वो उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा मामला था। उमेश पाल बीएसपी के विधायक रहे राजू पाल का चचेरा भाई था, जो उसकी हत्या का मुख्य गवाह भी था।
उसे गवाही से रोकने के लिए और उस पर दबाव बनाने के लिए ही अतीक अहमद और उसके साथियों ने साल 2007 में उसका अपहरण करवा लिया था। उसी के बाद से ये मामला चलता चला आ रहा था, जिसमें अब कहीं जाकर अतीक अहमद और उसके बाकी 2 और साथियों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से नोटिस जारी करके गुजरात के राज्य और केंद्र सरकार से बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई के आधार को लेकर जवाब मांगा गया। कोर्ट का कहना है कि वो रिहाई के फैसले को 3 कसौटियों पर परखेगी। पहली कसौटी होगी मुंबई के ट्रायल कोर्ट के जज की वो राय जिसमें उन्होंने छूट का विरोध किया था। दूसरी होगी अपराध की जघन्यता और तीसरी दोषियों की अचानक रिहाई, जबकि उम्र कैद की सजा पाए दूसरे आरोपी अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि उम्र कैद की सजा पाए कई दोषी 20 साल से भी ज्यादा वक्त से जेलों में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट को सरकार से कहना पड़ा कि उनकी याचिका पर विचार करें और इस केस में विशेष आधार क्या था वो बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस के गैंगरेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले को हीनियस एक्ट बताते हुए गुजरात सरकार से पूछा कि क्या दोषियों को छोड़ते वक्त हत्या के दूसरे मामलों में अपनाए जाने वाले मानकों को देखा गया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि वो भावनाओं से प्रभावित हुए बगैर कानून को देखेगा। बता दें कि बिल्किस बानो ने दोषियों को वक्त से पहले छोड़ने के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी है। गौरतलब है कि अगस्त 2022 में रिहाई के बाद बिल्किस के 11 गुनहगारों का माला पहनाकर स्वागत किया गया था। गोधरा के एक दफ्तर में भी इनको पता नहीं किस बात के लिए सम्मानित किया गया और जिन लोगों ने ऐसा किया वो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी बताए गए। इतना ही नहीं, हाल ही में मामले में एक आरोपी शैलेश भट्ट को दाहोद के एक सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी सांसद जसवंत सिंह भाभोर और विधायक शैलेश भाभोर के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया। इस पर कई विपक्षी नेताओं ने निशाना भी साधा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को तय की गई है। देखना दिलचस्प रहेगा कि गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से उस दिन क्या कहा जाता है।